Hello, dear students. Hope you all are enjoyed the all classes. I'm today I'm going to present a new chapters of class 12th, and the chapter is human health and diseases. जैसे कि नाम से क्लियर है कि हेल्थ और डिजीज के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हमें हमें जानकारी होना काफ़ी अच्छा रहता है इसके बारे में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्थ। आप सामने आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है इसमें आप देख रहे हैं कि एक सर्किल के अंदर पांच अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है एंड दीज आर द थिंग्स आर नेसेसरी फॉर योर गुड हेल्थ। जैसे गुड हेल्थ के लिए आपको क्या चाहिए? फूड एंड डाइट, एक्सरसाइज, फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्लीप, साउंड स्लीप इज वेरी नेसेसरी, stress management. So all these things are very essential for a good health. तो अब हेल्थ की बात की, ये सब चीज़ें हैं जो हेल्थ को मेंटेन रखती हैं, लेकिन हेल्थ क्या है? हेल्थ के लिए आगे चलते हैं। देखिए हेल्थ का यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, बहुत कंसाइज वे में मैंने एक लाइन में इस डिफिनेशन को समाप्त करने की कोशिश की है और वो है स्टेट ऑफ बॉडी इन विच ए पर्सन फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट। यानी अगर एक व्यक्ति बॉडी की एक ऐसी अवस्था जिसमें वह सोशली फिजिकली और मेंटली फिट महसूस करता है तो उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। यानी इसका डिफिनीशन है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत इसेंशियल होते हैं गुड हेल्थ के लिए जो है, और अगर यही ना रहे तो बैड हेल्थ भी हो जाता है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है: बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है। बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? बैलेंस डाइट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी एंड बॉडी विल शो प्रॉपर फंक्शन। फिजिकल हाइजीन क्यों है? क्योंकि हाइजीन, पर्सनल जो हाइजीन होता है दैट कीप अप अवे फ्रॉम द पैथोजन, वो हमको पैथोजन से दूर रखता है और जितना ही हम पैथोजन से अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और हम हेल्दी रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज, बॉडी जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन करे, इसके लिए जो है हमें पर डे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए। ओके, इसके बाद से हम एक ये जो चीज़ें थी जो हमारे हेल्थ के लिए नेसेसरी है, हम करें क्या? इसके लिए जो है इन्हीं से रिलेटेड ये भी टर्म है, टू अचीव गुड हेल्थ। एक अच्छे हेल्थ के अचीव करने के लिए क्लीन और हेल्दी फूड का इतना ज़रूरी है। पैथोजन से अपने आप को बचने के लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी हाइजीन, यानी जो वेस्ट मटेरियल जो कम्युनिटी के अंदर डिस्पोज होते हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से पैथोजेंस जो है प्रोड्यूस होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो गार्बेज होते हैं ना, दीज आर द हाउसेस ऑफ डिजीज। तो अगर हम उनको प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनके स्प्रेड होने चांसेस कम होते हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वेक्टर जो है क्या करते हैं? वेक्टर, अब यहाँ पर एक टर्म आया है वेक्टर। वेक्टर क्या? वेक्टर को हम हिंदी कह सकते हैं कैरियर, यानी वाहक। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट यानी पैथोजन को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं डिजीज फैलाने के लिए। जैसे मस्कीटोज है, हाउस फ्लाई है, बेड है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फैलाते रहते हैं डिजीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अगले टिप में क्या है। इसके बाद से है इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ। देखिए कुल मिला के सब कुछ चीज़ें जो है इन्हीं पांच छह फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जो अब यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति को हम हेल्दी कब मानेंगे? जब वो बीइंग पॉपुलर यानी सोशली फिट हो, हैविंग रिलायबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ये भी सोशली फिटिंग से रिलेटेड है। फीलिंग गुड योर सेल्फ, अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, गुड महसूस करें, तो ये मेंटल एस्पेक्ट है।
फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी, ये पैथोजन से फ्री रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, डिजीज मतलब यहाँ पर डिजीज फ्री सेंस लेना लिया गया है। और हेल्दी वेट यानी फिजिकल हेल्थ है, दैट शुड बी गुड। और कॉन्फिडेंट, ये भी मेंटल मेंटल एस्पेक्ट है। तो ये अगर इस तरीके के कैरेक्टर्स किसी व्यक्ति के अंदर शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि दैट पर्सन हैज ए गुड हेल्थ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला, अब आगे हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर, डिजीज़ के ऊपर। डिजीज़ क्या है? तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेल्थ में हमें सोशली, मेंटल, फिजिकली फिट रहना चाहिए। और इन्हीं तीन एस्पेक्ट में अगर कोई चेंजिंग आती है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे हम सोशली अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, मेंटली महसूस कर रहे हैं, या फिजिकली फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज, कोई ना कोई उसको डिजीज है। तो डिजीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनी कंडीशन विच इंटरफियर्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इम्पेयर्स द हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज। यानी बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जो हमारी बॉडी पार्ट्स को नॉर्मल फंक्शन करने से रोक, प्रिवेंट द नॉर्मल फंक्शनिंग, और हेल्थ, इल हेल्थ जो है क्रिएट कर रहा हो। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग डिजीज कहते हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कई कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन के, जिसमें से जो दो मेन हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, हम लोग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल भी डिजीज कहते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं, जो किसी पैथोजन के द्वारा या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा काज किए जाते हैं। और दूसरा इसका कैरेक्टर है, जैसा कि नाम से क्लियर है, दीज डिजीजेज में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये आसानी से ट्रांसमिट होते हैं। और बाय वेरियस मीन्स, आइदर बाय वाटर, आइदर बाय कंटामिनेटेड फूड, आइदर बाय एयर, आइदर बाय कॉन्टेक्ट, या वेक्टर्स भी होते हैं जो इस तरह के डिजीजेस को फैलाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद से आ जाइए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन से होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट नहीं होते हैं, यानी ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर ये डिजीज होगा उसी तक कंसंट्रेट रहेगा, ऐसे डिजीज को हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो इस तरह की जो डिजीजेज होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन तक ही सीमित रहती है। और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें माल फंक्शनिंग है बाई एनी रीजन। तो यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है जो मैंने अभी आप एक्सप्लेन किया, उसी को यहाँ पर 2 पॉइंट में समराइज कर दिया गया है। नेक्स्ट, अब कुछ कॉमन डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो देखिए, 5 ऐसे पैथोजन आइडेंटिफाइड हैं जो डिजीज करते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई और हेलमिंथी। तो इनके द्वारा जो कुछ डिजीज कैच किए जाते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताने की कोशिश की गई है। वायरल डिजीज में पोलियो, कॉमन कोल्ड, एड्स, हेपेटाइटिस, ये ऐसे डिजीज हैं जो वायरल डिजीजेज हैं। बहुत सारे ऐसी लिस्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। प्रोटोजोआ से जो डिजीज कहते हैं उसमें एमीबियोसिस, मलेरिया, पायरिया, ये सब डिजीजेज जो है प्रोटोजोन डिजीजेज है। फंगल डिजीज में सबसे कॉमन है रिंगवर्म सबसे कॉमन एक डिजीज है। इसके अलावा एक और डिजीज होता है एस्परजिलोसिस, एक फंजाई एस्परजिलस, उससे होता है। और हेलमिंथी में 2 डिजीज है, एलिफेंटियासिस और एस्केरियोसिस। तो इसमें हम लोग के कुछ जो डिजीज है उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइफाइड। देखिए, किसी भी डिजीज को हम लोग 4 पॉइंट में पढ़ेंगे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी उसका पैथोजन कौन है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और ज़रूरी हुआ तो उससे रिलेटेड कोई टेस्ट है या कोई स्पेसिफिक मेथड प्रिवेंशन का, तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो टाइफाइड में सबसे पहले जो टाइफाइड देखें, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज में इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये बैक्टीरिया ये डिजीज कैच करता है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसमिट होते हैं, हाउ दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो इसके लिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूसरा क्या है, ये विद द हेल्प ऑफ मैंने कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। और जो अफेक्टेड आर्गन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इनिशियली दे अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे ट्रांसफर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिम्टम्स में देखिए, सिम्टम्स में हाई फीवर यानी 39 to 40 डिग्री सेल्सियस या 102 to 104 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बॉडी का है हो रहा है, ऐसा तब इस तरह की डिजीज में देखने को मिलता है। दूसरी होती है वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी। स्टमक पेन, क्या होगा, पेट में दर्द होगा। ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है, इसको स्टूलिंग प्रॉपर नहीं होती है। हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का न लगना। एपेटाइट मतलब होता है भूख लगने से रिलेटेड है, तो भूख नहीं लगती है ऐसी स्थिति में। और सेवियर केस अगर टाइफाइड का होगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है एंड दैट लीड्स डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है। और इसके लिए एक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं विडाल टेस्ट। यहाँ पर एक नाम दिया गया मैरी मिलन। मैरी मिलन एक कुक था और सबसे पहले टाइफाइड इसी में आइडेंटिफाइड हुआ था और इसने बहुत सारे लोगों को टाइफाइड जो है वो ट्रांसमिट कर दिया था, तो उसको कॉमन नेम उसका टाइफाइड मैरी रख दिया गया। ठीक है। तो ये टाइफाइड के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद से निमोनिया, नेक्स्ट अगर डिजीज देखा जाए तो क्या है, निमोनिया। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है। या ये हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, ये दो बैक्टीरिया है जो निमोनिया डिजीज को काज करते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होगा, जो है अगर आप यहाँ पर देखें ट्रांसमिशन कैसे होगा, ट्रांसमिशन के लिए इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी इसमें एक्चुअली क्या होता है, कॉफिंग और स्नीजिंग में जो ड्रॉपलेट्स कम आउट आते हैं, जो बॉडी से बाहर आते हैं, वो एयर के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं। और जब कोई हेल्दी पर्सन एयर का उनको इनहेल करता है तो उसमें भी ये डिजीजेज हो जाते हैं। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ ग्लासेस यूटेंसिल्स आर आल्सो सब इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। यानी दो मेन मोड है, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और दूसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। सिम्टम्स अगर देखा जाए दैट इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सिम्टम्स से लंग अफेक्टेड होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर्टिकुलरली एल्वियोलाई में जो है क्या होता है, वाटर जो है फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और इस वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। इस तो एक तो ये हो गया कि फीलिंग फ्लूइड इन द एल्वियोलाई। दूसरा क्या होता है सिम्टम, फीवर आएगा इसमें, चिल, कफ एंड हेडेक, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है। सेवियर केस में जो लिप्स और जो फिंगर्स नेल होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, सेवियर कलर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद से नेक्स्ट डिजीज अगर देखा जाए तो निमोनिया के ही कुछ यहाँ पर डायग्राम्स को दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया है, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की क्या होती है कि ये बैक्टीरिया जो है चेन में होता है। ये जैसे जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं एक साथ मिलकर के एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। और जो अफेक्टेड पोर्शन है, देखिए नॉर्मल एल्वियोलाई है पिंक कलर का और यहाँ पर देखिए जब इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, उसका कलर इस तरीके का हो जाता है। तो ये निमोनिक केस है। ठीक है। इसके बाद से अगला अगर हम देखें, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है राइनो वायरस। ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसमें भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है इसमें। और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है और हेल्दी पर्सन भी उसी को शेयर कर रहे हैं तो ये कॉमन कोल्ड फैल जाएगा। सिम्टम में क्या होता है, इसमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है अफेक्टेड होता है। तो इसमें कॉमन जो सिम्टम्स होंगे, नेजल कंजेशन, नोज रनिंग और उसमें म्यूकस डिस्चार्ज होता रहता है, सोर थ्रोट, गला भर जाएगा। इसके अलावा हॉर्सनेस, कफ और हेडेक, टायर्डनेस, सब नोन सिम्टम्स है। और इस वायरल डिजीज की खास बातें होती है कि ये 3 से 7 दिन का अपने आप जब साइकिल इसकी पूरी हो जाएगी तो रिकवर हो जाता है।
यहाँ पे देखिए डायग्राम में सिम्टम को शो करने की कोशिश की गई है। टायर्डनेस, चिल, एक एसएस मतलब जो होते हैं, फीवर्स, ये सब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी पर्सन जो है वो कॉमन कोल्ड से सफ़र किया होता है, तो उस तरह के कैरेक्टर से वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एमीबियोसिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमीबियोटिक डिसेंट्री। एमीबियोटिक एमीबियोटिक डिसेंट्री। एमीबियोटिक डिसेंट्री, ठीक है। ये प्रोटोजोन डिजीज है, और जो प्रोटोजोन जो इसको इन्फेक्शन क्रिएट करता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। और इससे ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो फीकस यानी जो स्टूल होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, उसमें ये प्रोटोजोन्स प्रेजेंट है, और ये इनकी हाउस फ्लाई इनको जो है कैरियर के रूप में एक पर्सन से दूसरे फूड, मतलब एक फूड से दूसरे फूड तक कंटामिनेट कर देगी। और इस तरीके से ये कंटामिनेटेड फूड खाने से व्यक्ति जो है इस तरह की इस डिजीज से सफ़र कर सकता है। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर जो है वो जो फीकल मैटर होते हैं, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीकल मैटर होते हैं, उनसे अगर वाटर होगा क्या होगा, कंटामिनेट हो जाएगा, तो उससे भी ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज जिसको हम लोग कहते हैं, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, पेट में मरोड़ के साथ दर्द होगा, ठीक है, स्टूलिंग विथ एक्सेस म्यूकस, एंड समटाइम्स ब्लड विल आल्सो कम आउट। ये तीन मेन सिम्टम्स है इसके: एब्डोमिनल पेन विद क्रैम्प, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, एंड कॉन्स्टिपेशन। ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर इसके देखा जाए तो मलेरिया, ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और बहुत एंशियंट डिजीज़ है, अभी प्रोटोजोन डिजीज़ है, और ये प्लाज्मोडियम के द्वारा काज किया जाता है। एक जनरल कन्फ्यूजन देखा जाता है कि बच्चे कहते हैं कि मलेरिया किस होता है, तो मस्कीटो से होता है। नो, मस्कीटो से नहीं होता है। मस्कीटो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम जो होता है उसको, उसका कैरियर है, वो कैरी करता रहता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो इसकी चार जो वेराइटीज स्ट्रेन है: वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये चार इसके जो है मेन वेराइटीज़ हैं, और इनसे जो है मलेरिया डिजीज होता है, जिसको मस्कीटो कैरी करते हैं, खासतौर से फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। ट्रांसमिट किससे होगा? बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन उठता है कि ये मेल के द्वारा क्यों नहीं होता है, और मेल कैसे फूड गेन करते हैं? तो इसका आंसर उसके माउथ पार्ट से रिलेटेड है। जो फीमेल मस्कीटो जो होती है, एनोफिलीज फीमेल मस्कीटो जो होती है, इनका जो माउथ पार्ट होता है वो पियर्सिंग टाइप होता है, यानी दैट माउथ पार्ट इज एबल टू पियर्स आवर थिक स्किन, ठीक है ना। और इस तरीके थिक स्किन को पियर्स करके हम ब्लड को सक करते हैं, जबकि मेल के अंदर इस तरह की माउथ पार्ट्स नहीं होता है। तो वो जो फूलों के रस होते हैं, दे गेट फूड फ्रॉम नेक्टर, जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल एनोफिलीज का आंसर क्यों है? फीमेल एनोफिलीज ही फैलाती है, इसका कारण है फीमेल एनोफिलीज है पियर्सिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। और जो प्लाज्मोडियम साइकिल आरबीसी और लीवर में कंप्लीट होती है, यानी अफेक्टेड पार्ट मेनली आरबीसी और लीवर सेल्स होते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? हाई फीवर। यहाँ बात देखिए, टाइफाइड में भी हाई फीवर होता है, लेकिन टाइफाइड में सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई फीवर विथ चिल, ये पेरियाडिक फीवर होता है। और जब भी बुखार होगा, तेज कपकपी सी होगी, यानी जब चिल के साथ हाई फीवर हो तो वो मलेरिया होगा। और ये अल्टरनेट, इसमें वोमिटिंग भी होने लगती है, और चूँकि रेड ब्लड सेल्स और लीवर सेल्स हैविली डिस्ट्रॉयड होते हैं, तो इसके वजह से एनीमिया भी जो है इसके अंदर का होगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा इस तरह के डिजीज में। चलिए अगला है
यहाँ बस मलेरिया सिम्टम्स को दिखाने की कोशिश की गई है। हेडेक, फीवर और मसल्स जो है वो मसल्स शरीर में बॉडी पेन होगा जो है। इसके अलावा स्किन चिल, और ये जब बुखार उतरेगा अपने आप पसीना होने लगेगा और फीवर क्या होगा, उतर जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, इसके अलावा ड्राई कफ होगा, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा और स्टमक यानी नौसिया और वोमिटिंग जो है फीलिंग होगी। तो ये अलग अलग पार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके अलावा जो है अगर इसकी लाइफ साइकिल देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ साइकिल में। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से। अब देखिए ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है और इसने पियर्स किया, एंड पियर्स करने के साथ एक्चुअली होता क्या है कि पियर्स करने के बाद जो एनोफिलीज होती है उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे पहले जो है ब्लड क्लॉट से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि इनके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, तो दे रिलीज सलाइवा इन द ब्लड एंड सक देम। तो सलाइवा के साथ जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन कर जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करने वाला है कि स्टेज में ये इन करते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोजोइट। इसी को इन्फेक्शियस स्टेज भी कहा जाता है। यानी स्पोरोजोइट फॉर्म में मस्कीटो के सलाइवा में जो स्पोरोजोइट प्रेजेंट होंगे वो ह्यूमन ब्लड के अंदर इन कर जाते हैं, एंड ब्लड दे वो कहाँ पहुँचते हैं, लीवर में पहुँचते हैं, और लीवर के अंदर जो है साइकिल चलती है। ठीक है, इसको हम लोग प्री एरिथ्रोसाइटिक सेल कहते हैं। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। तो लीवर के बाद जो है जो साइकिल चलती है वो आरबीसी में चलती है। तो लीवर से रिलीज होने के बाद ये आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। यानी लीवर के अंदर जो साइकिल चलती है वो एरिथ्रोसाइट की साइकिल से पहले चलती है, इसलिए जो पहले साइकिल चलती है उसको हम लोग प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से रिलीज होंगे प्लाज्मोडियम तो ये आरबीसी को अफेक्ट करेंगे। यहाँ जो साइकिल चलेगी उसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और कभी कभी होता क्या है कि जो आरबीसी से प्लाज्मोडियम है अगेन लीवर को अफेक्ट करके एक और साइकिल शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। तो कोई ये जो साइकिल होती है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो प्लाज्मोडियम, वो क्या होता है, मल्टीपल फिशन। द मोड ऑफ रिप्लिकेशन इज मल्टीपल फिशन होता है। ठीक है, तो चाहे वो लीवर सेल हो या आरबीसी हो, यहाँ पर प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है। उसके बाद से क्या होता है, कुछ देर बाद जो आरबीसी से जो रिलीज होते हैं तो मोस्ट ऑफ द मतलब जो प्लाज्मोडियम जो होते हैं दे इंटर इनटू सेक्सुअल साइकिल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, साइकिल पहले पूरा कर लूँ तब उसके ऊपर बताऊँगा। अब ये जो आरबीसी से जो प्लाज्मोडियम रिलीज होते हैं तो वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट यानी गैमेट फार्मिंग से। और यहाँ पर ये दो तरह के गैमेटोसाइट्स होते हैं, फीमेल और मेल। अब दोनों जो है मियोसिस के बाद गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मियोसाइट्स होते हैं वो ह्यूमन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड अगेन मस्ट फीमेल एनोफिलीज सक द ब्लड, दे इंटर्स इनटू द ब्लड ऑफ द मस्कीटो, और वहाँ पर गैमेट फार्म होंगे, गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट अगेन उनके सलाइवा में पहुंच जाएंगे जहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट फॉर्म में रिलीज होकर कलेक्ट हो जाएगा। एंड एज द फीमेल मस्कीटो कट या जो है वो ब्लड सक करेंगे किसी हेल्दी ह्यूमन में, तो स्पोरोजोइट फिर उसके अंदर इन हो जाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल यहाँ चलती है, स्पोरोजोइट फॉर्म में यहाँ पे इन होंगे, फिर क्या होगा, लीवर और आरबीसी के अंदर इनका मल्टीपल फिशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होगा, then they are converted into gametocyte, and in this stage they enters into mosquito body where the sexual phase is completed। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलेरिया जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसकी लाइफ साइकिल दो फेज में दो ऑर्गेनिज्म में पूरी होती है। ऐसी लाइफ साइकिल को डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो इसका जो प्राइम होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, ये मस्कीटो है। ठीक है ना, या ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल चलती है और
मस्कीटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल चलती है। ठीक है, ओके। तो अब एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, आरबीसी के जब लाइफ साइकिल पूरी होती है, यानी मल्टीपल फिशन के बाद जब आरबीसी ब्रेक होता है, तो इसमें प्लाज्मोडियम के द्वारा फॉर्म एक केमिकल रिलीज होता है, और उस केमिकल का नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन, HAEMOZOIN। तो ये हीमोजोइन एक पॉइजनस मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, एंड व्हेन इट इज रिलीज इनटू द ब्लड एट दैट टाइम फीवर विथ चिल। फीवर तभी आता है जब हीमोजोइन ब्लड के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये देखिए यही कारण है, पीरियाडिक फीवर का कारण क्या है, लाइफ साइकिल जब पूरी होगी आरबीसी के अंदर, तब जो है वो हीमोजोइन ब्लड में रिलीज होगा, और जब ब्लड में हीमोजोइन रिलीज होगा तभी जो है फीवर आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद से ये वही जो हमने आपको वहाँ पर डिस्क्राइब किया था, जैसे दो चीज़, प्रोटोजोइक फॉर्मेशन होगा, फिर हीमोजोइन रिलीज होगा, फीवर आएगा। ठीक है, और एनोफिलिस मस्कीटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड, एनोफिलिस मस्कीटो के द्वारा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होगा। इसके बाद से एस्केरियोसिस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हेलमिंथ है एस्केरिस एस्केरिस का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। अब देखिए ये जो मेल है, ये जो है एस्केरिस मेल है, मेल शॉर्टर होता है और फीमेल लार्जर होती है। दूसरा इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि फीमेल का जो इंड थोड़ा सा कर्व होता है, मेल में कर्व होगा, फीमेल में नहीं होगा। तो फीमेल लंबी होती है और कोई कर्लिंग नहीं होती है, मेल शॉर्टर और फीमेल की तुलना में, और इसके इंड पे एक कर्लिंग होती है, कर्व हो जाता है। ठीक है, अब ये लॉट ऑफ स्केरिस आर फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। तो अब देखिए ये इंटेस्टाइन के ऐसे भर जाते हैं, और जब कोई पर्सन इससे सफ़र करता है तो उसके पेट में मरोड़ होती है, बहुत ही दर्द होता है, मरोड़ के साथ क्रैम्प्स, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये स्केरिस के कुछ सिम्टम्स को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। आगे आप इसको देख सकते हैं कि ये इससे डिजीज जो होती है स्केरिस और स्केरियासिस है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, स्केरिस लोम्ब्रिकोइडिस, इसको राउंड वर्म कॉमन वे में कहा जाता है। ये एक एस्के हेलमिंथीज एनिमल ग्रुप है जो उसका मेंबर है, और फाइलम है एस्के हेलमिंथीज उसका मेंबर है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा, यानी कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट के थ्रू ये बॉडी के अंदर इन कर जाते हैं। मोस्टली दे अफेक्ट द इंटेस्टाइन, और सिम्टम इनके देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगेगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया क्रिएट होगा, और सीवियर केस ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसके बाद से अगला डिजीज है एलिफेंटियासिस है, इसको हम फाइलेरियोसिस भी कहते हैं। देखिए एलिफेंटियोसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पैर होते हैं ना, फिर ये लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो है, लोअर पार्ट जो हमारी बॉडी के होते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड के डिपोजिशन के कारण स्वेलिंग हो जाती है, तो बहुत मोटे हो जाते हैं। तो वो एलिफेंट लेग सिमिलरिटी के कारण इसको एलिफेंटियोसिस भी कहा जाता है। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, वुचेरेरिया, बहुत सारे बच्चे वुचेरिया लिखते नहीं, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, या एक और इसकी स्पीसीज है मलाई, इनको फाइलेरियल वर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इनका ट्रांसमिशन क्या है, ये बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो, एक बार याद रखिएगा, क्यूलेक्स होता है। आप मस्कीटो की 3 मेन जो है जातियाँ होती हैं मस्कीटो का, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। तो एनोफिलीज से क्या हुआ, मलेरिया, क्यूलेक्स से क्या होगा, फाइलेरियासिस। इसका जो टारगेट ऑर्गन क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, और इसके वजह से जेनाइटल जब स्वेलिंग होगी तो जेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी स्वेलिंग हो जाती है और डिफॉर्म हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन, यानी जो है लंबे समय तक लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लूइड भर जाने की वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जेनेटाइल ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन हो गया, सिम्टम्स अपीयर हुए तो वो डिफॉर्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके जो है फाइलेरिया के, जैसे यहाँ सिम्टम, ये क्यूलेक्स मस्कीटो है, ये बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये पैथोजन है,
और यहाँ पर आप देखिए जो है इस तरीके की स्वेलिंग होती है, तो इसलिए इसको एल्टियोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंगल डिजीज है, वो है रिंग वर्म। आप देखिए ये रिंग वर्म में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रेड कलर के रैशेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ड्राई स्केली स्किन, यहाँ पे पैरों में भी होते हैं ये। तो ये रिंग वर्म के डिजीज के जो है सिम्टम्स है। ये किससे होता है? तो थ्री फंजाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और इपीडर्मोफाइटान। याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और इपीडर्मोफाइटान, ये तीनों फंगस एक साथ मिल करके रिंग वर्म काज करते हैं। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक्वायर फ्रॉम द सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। अब जब व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया तो वो दूसरों को कैसे ट्रांसमिट करेगा? यूजिंग टॉवल, क्लोथ और इवन कम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। हीट एंड मॉइस्चर इन्हांसेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो क्लाइमेट अगर हीट और वेट हो ना, तो ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये जो है। टारगेट ऑर्गन मेनली स्किन, नेल, फोल्ड ऑफ स्किन इन ग्रोइन एंड टोज। ठीक है, तो यहाँ पर सिम्टम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स इन स्किन, नेल्स एंड स्केल्प। और ये लेजन एकम्पनीड विद इंटेंस इचिंग, मतलब जो इसको दाद भी कहते हैं, दाद। तो दाद में क्या होता है? बहुत तेज इचिंग होती है। ठीक है, तो ये इसके जो है सिम्टम्स का है। इसके बाद से रिंग वर्म के बाद ये जो यहाँ पर जो डिजीजेज हैं, सॉरी ये रिंग वर्म नहीं है, ये स्लाइड जो है इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। अगला हम आ जाते हैं इसमें, ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेज एंड इट्स कंट्रोल। वो स्लाइड रिपीट कर गई थी इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। वेक्टर बॉर्न डिजीज, आपको वेक्टर बताया। वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैरी डिजीज कॉजिंग एजेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अब पर्टिकुलरली जैसे मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये वेक्टर पर्टिकुलरली मस्कीटो के द्वारा जो है ट्रांसमिट किया है। ठीक है, और तो इन डिजीज से बचने के क्या उपाय हैं, कैसे बचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, ये जो डिजीज जो वेक्टर्स हैं, या तो पैथोजन को किल कर दिया जाए या वेक्टर को किल किया जाए। तो वेक्टर की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करते हैं, तो ये जो वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स यहाँ दिए गए हैं। कंट्रोलिंग और एलिमिनेटिंग द वेक्टर्स एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन एंड आउट रेजिडेंशियल एरिया। इसीलिए कहा जाता है कि कूलर वगैरह में पानी नहीं रखना चाहिए। आपके घरों के बाहर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पर या तो उसको ड्राई कर दीजिए, या उसमें ऑयल डालने को कहा जाता है, क्योंकि ऑयल डालने से जो सरफेस के ऊपर जो ऑयल फैल जाते हैं तो वो एयर को नहीं अंदर जाने देते हैं, और अंदर जो लार्वा होता है वो एयर के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में डेड हो जाता है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड, कूलर, यूज ऑफ मस्कीटो नेट, इंट्रोड्यूसिंग फिश। अच्छा, ये जो गैम्बूसिया फिश है, इस फिश की खास बात ये होती है कि ये पॉन्ड्स के अंदर मस्कीटो के लार्वा को बड़े चाव से खाता है, बड़े विथ इंटरेस्ट। तो ये गैम्बूसिया फिश जो है वो मस्कीटो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए पॉन्ड्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी मेथड्स हैं, वो देखिए। डोर और विंडो को वायर में से प्रिवेंट करें ताकि मस्कीटो बॉडी के घरों में ना आ सके। एड और क्यूलेक्स मस्कीटो फ्लाई, जो भी मतलब वेक्टर्स हैं वो अगर घरों से दूर रहें, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ सोते हैं, उनसे दूर रहें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स भी डेवलप हैं, उनका यूज करना चाहिए अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। अब वैक्सीन इरेडिकेट जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटेनस डिजीजेज के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो इनका यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, स्लाइड तो कुछ लंबी हो गई, लेकिन कोशिश की है कि मैं आपको समझाने की कोशिश की है। कितना सफल रहा आपके कमेंट्स बताएंगे, तो हो आप इसको जो है आप हमें ज़रूर बताएंगे और हमें क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।